अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लो। पिछली क्लास में मैंने 2 अकाउंट्स बनाए थे, या एक बनाया था, पता नहीं, 2 बनाए थे। एक एक्सपेंस का था और एक प्रीपेड का था। उन दोनों की जगह एग्जामिनेशन में आसानी के लिए उन दोनों को कैंसिल कर देते हैं, ये अकाउंट बिल्कुल चल जाएगा। यहां पर ओपनिंग प्रीपेड किसी भी साल के लिए, ये बात दोबारा सुने, मैंने आपको डबल एंट्रीज बताई थी और उन डबल एंट्रीज से 2 अकाउंट्स बना के दिए थे। अब कह रहा हूं कि असल में तो वो 2 ही हैं, लेकिन एग्जामिनेशन में अगर हमें इन वर्किंग्स की ज़रूरत पड़ी, जो कि हाँ कुछ चैप्टर्स में पड़ेगी, एक कैश फ्लो का चैप्टर है वहाँ पढ़ सकती है, फिर इसके अलावा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का एक चैप्टर है वहाँ ज़रूरत पड़ सकती है। जब हमें इसकी ज़रूरत पड़ी तो वो 2 अकाउंट्स के फॉर्मेट याद रखने की बजाय उनको कंबाइन करके काम चलाऊ फॉर्मेट है, वो ये है। उन दोनों की चीज़ें कंबाइन कर लें ज़रा। उन दोनों अकाउंट्स में देखें क्या क्या आ रहा था, डेबिट साइड पे क्या आ रहा था। चले इंश्योरेंस अकाउंट में डेबिट साइड पे क्या आ रहा था, इसको अगर अंग्रेजी याद रखनी हो तो क्या चीज़ है ये है कि नहीं? yes, वो कैश किस चीज़ का था? पेमेंट ही थी ना। बात तो यह है कि फॉर्मेट याद रख लें। इसका मतलब डेबिट साइड पे पेमेंट फॉर द ईयर आएगी, हैं? और उस अकाउंट में क्या था? क्लोथिंग ओपनिंग, और क्या था इस अकाउंट में? यानी ये क्या फिगर थी? ये फिगर ये थी। क्या मतलब एक्सपेंस फॉर द ईयर? जो उन अकाउंटिंग ईयर से रिलेट कर रहा है। यानी इस 72,000 में से हमारे ईयर में 9 महीने फॉल कर रहे थे शायद, फिर अगले 96,000 में से 3 महीने फॉल कर रहे थे। तो हमारे अकाउंटिंग ईयर से रिलेटेड अगर पोर्शन देखा जाए तो वो ये बनता था। अब इस अकाउंटिंग में से जो आप एंड रिजल्ट याद रख लें वो ये, जो मैंने आपको प्री पेमेंट वाली बात बताई है ना, उसमें जो बताया वो सब समझाया है, वो वैसे ही है, लेकिन एग्जाम में हेल्प करने के लिए उसका कंक्लूजन ये याद रख लें। क्या याद रख लें? किसी भी नाम से, ये तो मिसाल थी इंश्योरेंस, किसी भी नाम से जो भी एक्सपेंस है उसके अकाउंट का अगर फॉर्मेट याद रख लें तो क्या 4 चीज़ें याद रह जाएंगी? डेबिट साइड पे क्या आएगा? ओपनिंग प्रीपेड और पेमेंट ड्यूरिंग द ईयर, क्लोथिंग प्रीपेड। और अब अगर हमें इन चारों में से फॉर सम रीजंस सवालों में, किसी भी टॉपिक के सवाल में इनमें से 3 फिगर्स पता हो, चौथी फाइंड हो सकती है? हो सकती है। तो ये जो आपको प्री पेमेंट वाला पोर्शन बताया था, कॉन्सेप्ट था, समझाया है, लेकिन हम इंट्रो तो बहरहाल नहीं पढ़ रहे ना, तो मैंने यह सारा कुछ इसलिए रिवाइज करवाया ताकि आगे हम इसको काम चलाएं। तो उस सब की समरी बस ये याद रखना कि एक्सपेंस अकाउंट के अंदर, अच्छा ये किन चीज़ों की बात कर रहे हैं हम? ये वो एक्सपेंस है जो पे हो रहा है और इन एडवांस पे हो रहा है। मैंने नंबर 1 क्या लिखा था? मैंने आपसे कहा था इस चैप्टर को मैं 4 हिस्सों में बांट रहा हूँ। पहले को मैंने क्या कहा था? प्री पेमेंट ना, यानी हम पहले ही पे कर देते हैं। तो इस सिनेरियो में एक्सपेंस अकाउंट के अंदर ये चीज़ें आया करेंगी।
BD यानी ओपनिंग प्रीपेड, क्लोजिंग प्रीपेड इस साइड पे। अच्छा, इस सब के पीछे लॉजिक्स वो एंट्रीज ही हैं, वो बताया था मैंने आपको, लेकिन आगे सवाल में काम चलाने के लिए ये याद रख लें। इसको मजीद और फार्मूले बना लेते हैं। ये फिगर अगर याद रखनी हो स्टूडेंट ने अपने लिए, तो ये फिगर कैसे कैलकुलेट होगी, इसके लिए क्या याद रखा जा सकता है? यानी इसको अगर आपने याद रखना है कि इसको कैसे कैलकुलेट करना है, तो उसको कैसे याद रखा जाए? नहीं, और चले कल वाले सवाल में ये फिगर कैसे कैलकुलेट की थी? देख लें यार, पिछला लेक्चर खोल के देख लें, ये फिगर कैसे निकाली थी भाई? नहीं, ऐसे तो नहीं किया था मैंने। जब मैंने तीसरी एंट्री बताई थी, तीसरी एंट्री, तो उसकी अमाउंट क्या रखी थी? नासिर अब्बास FR1 पढ़ लेते हम, याद है? पिछली क्लास में मैंने आपको एक सवाल सॉल्व करके दिया था जिसकी मैंने 2 ईयर्स की एंट्रीज बनाई थी। तो हर दोनों साल में आखिर में क्या काम किया था? प्रीपेड इंश्योरेंस, डेबिट इंश्योरेंस, एक्सपेंस क्रेडिट किया था ना। ये क्या कहा था इस चीज को, क्या कर रहे हैं हम? ये वो हिस्सा है पेमेंट का जो अगले ईयर से रिलेट कर रहा है, तभी तो उसको एक्सपेंस से निकाल के प्रीपेड एसेट कहा था। किया था नहीं किया था? तो मैं यही पूछ रहा हूं कि वो 24,000 कैसे कैलकुलेट किया, क्या याद रख लें उसके लिए? उस एंट्री में जो आपने एंट्री की है 2020 में भी 21 में भी, उस आखिरी एंट्री की अमाउंट कैसे कैलकुलेट करें, क्या याद रखें इसके लिए? पेमेंट का वो हिस्सा जो यूज नहीं हुआ क्योंकि वो अगले साल से रिलेट कर रहा है, ये वो फिगर है। तो इसको हम ये कह देते हैं कि ये पोर्शन ऑफ पेमेंट विच रिलेट्स टू नेक्स्ट ईयर, जो अगले साल से रिलेट कर रहा है, ये था वो 24,000। अच्छा, मुझे पता नहीं, आपकी शक्लों से लग रहा है मैं पता नहीं क्या बातें कर रहा हूँ, हैं? कंफ्यूज हो गए? चले जी, मैं दोबारा बताता हूँ। आप परसों वाले लास्ट क्लास वाले सवाल खोले सामने रखें। पहुंचे सवाल पे? इसमें क्या किया था? 2020 2021 2 साल की एंट्रीज करके दी थी मैंने। 2020 1 अप्रैल को 72,000 इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया था, जो कि 12 महीने 31 मार्च 21 पे जाके ख़त्म हो रहे थे। फिर उसके बाद 1 अप्रैल 21 को एक और दफ़ा इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया था, अब की बार कितना? और ये जिन 12 महीनों से रिलेटेड था वो 12 महीने 31 मार्च 2022 को ख़त्म हो रहे थे। ये डाटा था, और इस डाटा से रिलेट करके मैंने आपको 2 साल की एंट्रीज करके दी थी। 2020 में पहले ही काम किया था कि जो इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया 70,000, इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, इसमें कोई एतराज़? तरीका आपको ये बताया था कि जो पे कर रहे हैं बस एक्सपेंस, साल के एंड पे देखेंगे कि क्या ज़्यादा था क्या कम था। फिर जब साल एंड आया यानी 31 दिसंबर 2020, तो हिसाब लगा के पता चला कि इस 72,000 में से अभी 3 महीने तो यहाँ इस्तेमाल ही हुए, वो बनते थे 18,000। तो उनको एक्सपेंस क्रेडिट करके प्रीपेड एक्सपेंस यानी एक एसेट बना लिया। ये 2020 का वाकया था। यहाँ तक कुछ पूछना? मैं सिर्फ पुरानी बात रिपीट कर रहा हूँ, कुछ नया नहीं बोला मैंने अभी। फिर 2021 में ये जो 2020 के एंड पे 18,000 को एक्सपेंस से निकाल के एसेट बनाया था। क्यों बनाया था इसको एसेट? क्योंकि वो 2020 से रिलेटेड नहीं था, 2020 में इस्तेमाल नहीं हुआ था। मैंने आपको एक्सपेंस और एसेट का मेन फ़र्क ही ये बताया था
कि वो खर्चा जिसका बेनिफिट अभी फ्यूचर में मिलना होगा वो एसेट है, और जिसका बेनिफिट मिल चुका वो एक्सपेंस है। तो इस 3 महीने, कौन से 3 महीने, जनवरी फरवरी मार्च 21, ये 2020 तक यूज नहीं हुए थे, तो इसलिए इनको हमने तब एक्सपेंस नहीं कहा था। 21 में कह ले तो 21 के शुरू होते ही कह दिया। 2021 में पहली एंट्री क्या की कि जो 20 के एंड पे की थी उसको रिवर्स कर दिया। फिर 2021 में फिर वही सिलसिला चलना शुरू हो गया, जो पेमेंट की एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, और फिर साल के एंड पे आके इसमें से जो अगले ईयर से रिलेट कर रहा है उसकी ईयर एंड पे एक एंट्री कर दी। क्या एंट्री कर दी? प्रीपेड इंश्योरेंस डेबिट, इंश्योरेंस क्रेडिट। फिर इन 2 साल की एंट्रीज को मैंने आपको टी अकाउंट में पोस्ट करके दिखाया। एक एक्सपेंस का अकाउंट था और एक प्रीपेड यानी एसेट का अकाउंट था। जो प्रीपेड यानी एसेट का अकाउंट था वो बैलेंस शीट आइटम, उसका सीडी बैलेंस कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में, एसेट्स में। और जो एक्सपेंस ग्रुप का अकाउंट था वो कहाँ जाएगा? ये परसों तक की बात ही है, सैटरडे को बात यहां तक खत्म हुई थी, तरसों। इनमें से कुछ पूछना है तो पूछो। अब मैं यहां से यहां आता हूं कि मैं ये क्या कर रहा हूं। जब वो दोनों अकाउंट्स बना लिए, अब उन दोनों अकाउंट्स को गौर से देखते हैं। पहले आप सिर्फ एक्सपेंस वाले अकाउंट को देखें। 2021 सामने रख लेते हैं, 2021, क्योंकि 20 तो पहला साल था ना, उसमें तो ओपनिंग नहीं था, तो मैं 21 वाली बात कर लेता हूं। 2021 का जो मैंने इंश्योरेंस अकाउंट बनाया था उसको देखिए। डेबिट साइड पे सबसे ऊपर क्या आ रहा है? मेरा नहीं ख्याल 18,000 आया होगा। डेबिट साइड पे सबसे पहले 18,000 था, है जी। मैंने 21 का अकाउंट पूरा नहीं बना दिया था। 2021 में क्या इंश्योरेंस का अकाउंट मैं बना के गया था कि नहीं? चलिए दोबारा बना देता हूं। आपने इंट्रो में इस तरह का फॉर्मेट नहीं पढ़ा हुआ? पढ़ा हुआ है ना? बताएं इसमें क्या क्या फिगर्स रखी थी। यार पढ़ने को सब पढ़ा होता है, और जब मैं बता रहा होता तो आपको ऐसे लगता है जैसे पढ़ा ही नहीं पहले कुछ। क्या जी? मैंने आपसे पूछा है कि ये वाला टी अकाउंट इस शक्ल से कभी इंट्रो में रट्टा लगाया कि नहीं लगाया? चले नहीं लगाया, नहीं पढ़ा आपने। इधर देखें, मैंने क्या अकाउंट बनाया था, मुझे वो फिगर्स बताइए। 18,000 रुपए की एंट्री की थी यहाँ प्रीपेड से, फिर कैश से 96,000, फिर हमने यहाँ पर प्रीपेमेंट से एंट्री की थी कितनी? 24,000। फिर इसमें से जो बैलेंस बचा था वो हम एसओसीआई में ले गए थे, कितना? इन 4 फिगर्स पे कोई एतराज है तो बताएं। नहीं। फिर ये जो प्रीपेड इंश्योरेंस जो कि एक एसेट अकाउंट था, इसमें एक बीडी आ रहा था 18। फिर हमने इसकी एंट्री की थी प्रीपेड इंश्योरेंस क्रेडिट, ये डेबिट 18 की थी एक एंट्री पहले, ये क्रेडिट किया था, ये डेबिट किया था, ये एंट्री पोस्ट हो गई। फिर ईयर एंड पे आके क्या एंट्री की थी? प्रीपेड इंश्योरेंस डेबिट, इंश्योरेंस क्रेडिट 24,000। फिर इसको बैलेंस किया था तो इसका एक सीडी आ गया था। इससे कोई एतराज है? एसेट ग्रुप का अकाउंट है ना, तो फिर इसका सीडी कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में जाएगा। करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स? करंट एसेट्स, क्योंकि ये अगले 3 महीने के अंदर अंदर खत्म हो जाएगा। ये करंट एसेट बनेगा बैलेंस शीट में। ये कहाँ जाएगा? नाम से लिखा हुआ वैसे तो। यहां तक ठीक है बात? अब मैंने आज बात यहां से शुरू की थी कि ये जितने टी अकाउंट्स बन रहे हैं इनसे मकसद तो ये और ये हासिल करना है ना। अल्टीमेटली तो रिपोर्ट्स में फिगर्स इस्तेमाल करनी है, तो क्यों ना इनके लिए एक
बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए एक अकाउंट का फॉर्मेट ऐसा याद कर लें जो बेशक अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर रहते हुए बात अजीब ही क्यों ना लग रही हो, लेकिन याद रखने में काम आ जाएगी। वो इन दोनों की जगह एक इस शक्ल का अकाउंट बना दिया, जो अगर आप गौर करें तो मैंने टेक्निकली यही बनाया है। ये जो 18,000 की यहां एंट्री की है, क्या ये इस अकाउंट का वाकई कोई बीडी बैलेंस है? बीडी तो इस अकाउंट का था, क्योंकि एक्सपेंस का तो बीडी नहीं होता, लेकिन जो इसकी अमाउंट थी हमने उसी की एंट्री करके यहां डाला कि नहीं डाला? तो याद रखने के लिए हम ये कह सकते हैं कि ये जो यहां डेबिट साइड पे अमाउंट आ रही है, ये कौन सी अमाउंट होगी? जो प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट का है, जाग रहे हैं? तो याद रखने के लिए कह सकते हैं कि भाई इस अकाउंट में ये वाली जो फिगर है ये बराबर उसी के होगी, किसके बराबर? जो प्रीपेड का बीडी था। याद रखने के लिए कह सकते हैं कि नहीं? तो ये मैंने आपको यहां पर ये वाली बात लिख दी। फिर ये इत्तेफाक से वही अमाउंट है, ये इत्तेफाक से नहीं, इनफैक्ट ऐसे ही होगा। तो हम फिर इसको याद रखने के लिए कह सकते हैं कि यहां पर वो अमाउंट आएगी जो उसका सीडी होना था। ये क्या चीज है? यानी इस अकाउंट में डेबिट साइड पे क्या आ रहा है? जो पेमेंट हुई है। याद रख सकते हैं इस बात को, ये याद रख लेंगे। ये क्या चीज है? जो एक्सपेंस फॉर द ईयर इनकम स्टेटमेंट में जाएगा, ये मैंने यहां लिख दी। अब हमें इससे ये फिगर और इनसे ये फिगर लेके जानी है। तो चलो, मकसद तो सवाल के अंदर कभी वर्किंग्स करते हुए फिगर्स ही सामने लाना है ना। तो फॉर एग्जाम पर्पसेस इन दोनों की जगह ये अकाउंट बना लिया जाता है। फॉर एग्जाम पर्पसेस बच्चों की वर्किंग में आसानी के लिए असल में ये दो अकाउंट्स बनाने की बजाय ये वाला बना लिया जाता है, एक ही अकाउंट बना लिया जाता है, टाइम बच जाता है इससे। और आप इसको अगर याद रखना चाहें तो इसके लिए हम कह देते हैं कि डेबिट साइड पे ओपनिंग प्रीपेड आएगा, ये ना यार, ये और अब हमें जिन चैप्टर्स में मैंने आपको गिनाए नाम, कैश फ्लो एक चैप्टर पढ़ना है हमने, और हमने एक चैप्टर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पढ़ना है। इनमें ये वर्किंग आपसे इस्तेमाल करनी पड़ सकती है, आपको काम आ सकती है सवाल की वर्किंग्स करते हुए। तो बजाय इसके कि हम दो अकाउंट्स याद रखें वर्किंग करने के लिए, एक अकाउंट याद रख लेते हैं। तो मैंने इसको मिला के ये चीज बना दी, जिससे मकसद पूरा हो जाएगा। मकसद क्या पूरा हो जाएगा? हमें यहां से पता चल रहा है कि इस फिगर को कहां लिखने वाला काम है, ये एसओसीआई पे। एसओएफपी करंट एसेट्स में कौन सी फिगर जाएगी? ये फिगर। तो असल में ये है जो लास्ट क्लास में किया था, सवालों में टाइम बचाने के लिए इनकी समराइज्ड शक्ल ये है। तो ये आप याद रख लें, आपको सवालों में हेल्प होगी। हम किया करेंगे इसको इस्तेमाल, ठीक है। तो असल में अगर आपको लगे कि जी ये तो एक्सपेंस ग्रुप है, इसमें बीडी कहां से आया, तो कहां से आया? असल में तो वाकई नहीं है, लेकिन ये तो बस एक वर्किंग के लिए बनाई गई शक्ल है। असल में ये है, इसका बीडी नहीं है, बीडी तो उसमें है, सीडी इसमें नहीं है, सीडी तो उसमें है। लेकिन काम चलाने के लिए दो अकाउंट्स अलग अलग बनाने की बजाय प्रैक्टिस में इससे काम चल जाता है, ठीक है। अब आपको अगर किसी सवाल में ये करना पड़ गया, बनाना पड़ गया, तो अब मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ये फिगर्स फिर हमें डायरेक्टली कैलकुलेट भी तो करनी आनी चाहिए ना। तो इस फिगर को अगर कैलकुलेट करना हो तो ये कैसे कैलकुलेट होगी? ऐसे, इस साल में हुई पेमेंट का वो हिस्सा जो इस साल से आगे जा रहा है, वो ये फिगर है। अच्छा, इसी तरह इसके लिए क्या याद रखें फिर, इसको कैसे कैलकुलेट? पिछले साल की पेमेंट का वो हिस्सा जो इस साल से रिलेट कर रहा है।
ठीक है। अब चलें इसकी प्रैक्टिस को फिर थोड़ा सा ज़रा तसल्ली कर लूँ मैं कि आपको कुछ पल्ले पड़ा भी कि नहीं पड़ा। एक सवाल लिखें। इंश्योरेंस प्रीमियम paid for insurance premium paid for 12 months ending insurance premium paid for 12 months ending 30th April 2020 was rupees 84,000 जी 84,000। अच्छा मैं इसको पूरा करता हूँ। मैंने ना वो ऑनलाइन वाले बच्चों को कुछ बातें बतानी थी क्योंकि ग्रुप में मैसेजेस पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं। 3-4 बातें सुन लें ध्यान से। ये मैं ऑनलाइन में जो बच्चे सुन रहे हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ और कहीं लिख लेना आइंदा काम आएगी। एक तो ये कि आप इस चीज़ की टेंशन छोड़ दें कि रोज़ लेक्चर कितने बजे अपलोड हो रहा है। आप अपनी पढ़ाई को एक दिन आगे शिफ्ट कर दें। जैसे आज क्या तारीख है 12। अब आपको इससे क्या फ़र्क पड़ रहा है कि 12 अक्टूबर वाले दिन जो लेक्चर अपलोड होना था वो सुबह 7 बजे हो रहा है कि 8 बजे हो रहा है कि 8:30 बजे हो रहा है। आप उसको ले ही 13 अक्टूबर वाले दिन। अब आपको जब 12 अक्टूबर वाला लेक्चर अपलोड हो चुका हो, कौन सा पड़े पड़े बासी हो जाएगा, कौन सी फ्लाइट है जो मिस हो जाएगी। तो आप 12 अक्टूबर को जो लेक्चर अपलोड होना था उसको आप 12 अक्टूबर की टेंशन ना लें। आप 13 अक्टूबर को चाहे सुबह चाहे 6 बजे सुने, बस पहुंचना था पहुंच गया। तो आप अपनी पढ़ाई को एक दिन आगे शिफ्ट कर लें। जो आपने वैसे भी करी देनी थी एक दिन आगे शिफ्ट कर दें ताकि आपको ये टेंशन ना रहे कि लेक्चर किस टाइम अपलोड होता है। दूसरी बात कि आप लोग जिस पॉइंट को, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस लेने का सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि अगर आपको कोई बात बेटा समझ नहीं आई तो आप लेक्चर दोबारा चला लें। क्योंकि बाज़ औक़ात बच्चे क्या करते हैं कि पहली मर के तो लेक्चर लिया है, अब अगर कुछ समझ नहीं आया तो कौन दोबारा पॉइंट सुने। तो वो क्या करेगा, ग्रुप में लिख के कहेगा सर ये वाली बात दोबारा समझा लें। तो सर आपको जब मैसेज में दोबारा समझाएंगे तो आप लेक्चर दोबारा प्ले कर लेना। तो जिस पॉइंट में मसला हो आप वो लेक्चर फिर प्ले करके वो पोर्शन सुन लिया करें। तीसरी बात कि आप जब व्हाट्सएप ग्रुप चेक किया करें या व्हाट्सएप ग्रुप क्लास का खोला करें तो सिर्फ तब ही मत खोला करें जब आपने कुछ पूछना हो। आप वो ग्रुप चेक करते रहा करें ताकि आपको पता चले कि बाकी जिन लोगों ने सवाल पूछे थे वो क्या थे और उनका जो जवाब दिया वो क्या दिया। क्योंकि बाद वक़्त ऐसा होता है कि अभी एक सवाल का जवाब दे के मैं हटाऊँ, 3 मैसेजेस बाद फिर कोई स्टूडेंट फिर वही सवाल कर रहा होता है। तो आप लोग अगर ग्रुप साथ साथ चेक करते रहा करें तो हो सकता है आपके काफ़ी सारे सवाल वैसे ही आंसर हो जाए। नेक्स्ट बात कि अगर आप लेक्चर सुनते हुए आपको कोई चीज़ पूछनी है तो लेक्चर वहीं रोक के मैसेज करने की बजाय आप ना लेक्चर पहले पूरा सुन लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है आपके उसी लेक्चर के अंदर आगे चल के वो बात आंसर हो जाए। नेक्स्ट बात, अगर आपको होमवर्क से रिलेटेड कुछ पूछना है तो आप उसको उसी दिन मैसेज करने की बजाय पहले अगला लेक्चर सुन लीजिएगा। क्योंकि मैं अगर होमवर्क दूंगा तो इसलिए दूंगा ना कि कल डिस्कस करना होगा, तो हो सकता है आपके जो मसले हैं वो अगले लेक्चर में वैसे ही रिजॉल्व हो जाए। तो होमवर्क की डिस्कशन, होमवर्क के बारे में सवाल अगला लेक्चर सुनने के बाद देखिएगा कि मज़ीद पूछना है कि नहीं पूछना। और नसीहत के फॉर सम रीज़न्स जिसमें आप अगर मेरी बात सिर्फ मान लें तो आपकी मसलियत ही है कि आप ग्रुप में जो भी पूछें वो इन राइटिंग पूछा करें, वॉइस मैसेज में मत पूछा करें। इसके बहुत सारे रीज़न्स हैं, बस आपके लिए इतना रेलेवेंट है कि मैं कह रहा हूँ तो मान लें इस बात को।
तो आप लोग मैसेज जो भी पूछें बेटा आप ज़रूर पूछें, लेकिन रिटर्न मैसेज में पूछें, वॉइस मैसेज में ना पूछें। वॉइस मैसेज में नहीं सुन पाऊंगा। और अगर आपको लगता है कि रिटर्न मैसेज में आप बात नहीं समझा सकेंगे तो फिर मुझे नहीं लिख के समझा सकेंगे, तो पेपर में वॉइस मैसेज की होती है ऑप्शन? नहीं ना, तो वहाँ भी लिखना पड़ेगा, तो वो कैसे लिखेंगे? नेक्स्ट नसीहत कि आप लोग जब बोर्ड पे जो लिखा हुआ है वो नोट कर रहे हो तो कैमरामैन तो मेरे साथ मूव करेगा, तो आप फिर लेक्चर पॉज करके लिख लिया करें। अच्छा जी, और बस यही कुछ नसीहतें थी ऑनलाइन वालों के लिए। चलो ये सवाल पे वापस आ जाए। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर 12 महीने जो कि एंड हो रहे हैं 30 अप्रैल 2020 को, वो था ₹84,000। इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर नेक्स्ट 12 मंथ्स, इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर नेक्स्ट 12 मंथ was 102,000, 1,02,000। अकाउंटिंग ईयर जनवरी से दिसंबर है। और इंश्योरेंस प्रीमियम जो है वो इन एडवांस पे होता है। क्या मतलब इन एडवांस पे होता है? यानी अब ये जिस 12 महीने से रिलेट कर रहा है तो पे कब हुआ होगा? उन 12 महीनों के शुरू में। अब ये जो 12 महीने 30 अप्रैल 20 को एंड हो रहे हैं, ये शुरू कब हुए होंगे? 30 अप्रैल को जो 12 महीने एंड हो रहे हैं 1 मई, 30 अप्रैल 1 मई 19 को, 1 मई 19 को ये 84,000 पे हुआ होगा। और ये जो 102 है ये कब पे हुआ होगा? 1 मई 2020 को पे हुआ होगा। अकाउंटिंग ईयर मैंने आपको बता दिया जनवरी से दिसंबर है। ये वाला अकाउंट बना दें 2020 के हवाले से, यानी अकाउंटिंग ईयर जो 31 दिसंबर 20 को ख़त्म हो रहा है, ये 4 फिगर्स निकाल दें मुझे, ये इंश्योरेंस अकाउंट बना दें।
अच्छा, अगर ज़बानी हो सकता है तो अच्छी बात है, नहीं तो चलें ये लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं। 30 अप्रैल 20 और 30 अप्रैल 21, इन 12 महीनों का प्रीमियम कितना, और इन 12 महीनों का। और हम इस वक्त जिस अकाउंटिंग ईयर का सवाल सॉल्व करने लगे हैं वो ये है, 1 जनवरी 20 से 31 दिसंबर 20। ये क्या चीज है? अच्छा, ये 84 पे किस दिन हुआ? ये इस दिन हुआ है पे। ठीक है, ऐसा ही है। अच्छा जी, ये फिगर क्या होगी? इस पेमेंट का वो हिस्सा जो इससे रिलेट कर रहा है। कितने हैं ये? 4 महीने। जी 84,000 का 4/12 कितना हो गया? 28,000। 28,000 हो गया। ये क्या कितनी इस ईयर में कितनी हुई है? 102 हुई है। जो इस साल के दौरान एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट है वो ये वाला है ना। क्लोजिंग क्या रखो? इसमें से जो अगले ईयर में जा रहा कितना, कितने महीने? 4 महीने। 102,000 इंटू 4/12 कितना हो गया? 34। शाबाश, जबरदस्त। अब आप चाहें तो इसको बैलेंस कर लें, एक्सपेंस आ जाएगा कितना? 90। चाहे ऐसे कर लें और चाहे ऐसे कर लें कि ये 4 महीने और इसमें से 8 महीने ये इस पीरियड से रिलेट कर रहे हैं, यानी 84,000 में से 4 महीने और 102,000 में से 8 महीने, ये बन जाएगा। अच्छा, इसमें एक
थोड़े हौसले के लिए आपको एक बात बताऊं, अगर किसी की इंट्रो, क्योंकि ये मैंने आपको रिवीजन के लिए टॉपिक सामने रखा है, और अगर आपने इतना भी नहीं पढ़ा, यानी अगर आपको कुछ भी नहीं इसमें से समझ आ रहा, तो कम से कम दर्जा ये है कि आप ये फॉर्मेट याद रख लें, जब जिन सवालों में काम आएगा काम चला लेंगे। लेकिन अब FR 1 का हिस्सा बहरहाल आप हैं, तो जो अब आगे से मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा वो आप जीरो से ही पढ़ रहे होंगे। अभी तो मैं आपसे एक्सपेक्ट आधा कर रहा हूं, आधा नहीं कर रहा, ये आपने पहले पढ़ा हुआ है, अच्छा नहीं पढ़ा हुआ, अच्छा थोड़ा सा पढ़ा हुआ, नहीं ऐसे नहीं पढ़ा हुआ। अभी तो चीजें कच्ची कच्ची रिवीजन थी। अब नहीं पढ़ा किसी ने तो फिर मैं क्या करूं, इंटर तो नहीं पढ़ा सकता ना, हो गया जो होना था। अब ऑनवर्ड हम कल से जो नया चैप्टर शुरू करेंगे वो जीरो से ही पढ़ा रहा हूंगा मैं, ठीक है? अगर किसी को एक्रूअल प्रीपेमेंट नहीं समझ आ रहा तो कोई बात नहीं, दफा करें। एक्रूअल प्रीपेमेंट के बगैर जिंदगी खत्म नहीं हो जाएगी, क्योंकि या तो मैं आपको पूरे 5 दिन लगा के चैप्टर पढ़ाऊं, नहीं, ये नहीं कर सकता। इंट्रो प्लस FR वाला बैच नहीं है ये। तो मैंने सिर्फ इखलाकन एहतियातन ये चीज इंश्योर करने के लिए उठाई थी कि आपको थोड़ा बहुत भी अगर कच्चा पक्का कहीं रहता था तो वो पक जाए। लेकिन अगर किसी को फर्क ही नहीं पड़ रहा, अगर आपको लग रहा है यार पता नहीं एक्रूअल प्रीपेमेंट क्या होता है, तो दफा करें, कुछ नहीं होता एक्रूअल प्रीपेमेंट। बस कल से जीरो से हम पढ़ना शुरू करें। अच्छा, वैसे किसी को नहीं पता चल रहा हम क्या कर रहे हैं? चल रहा है कि नहीं चल रहा है? तो इसमें ये सवालों में हेल्प के लिए ये सिंगल अकाउंट फॉर्मेट बनाया गया, वरना असल में वो 2 अकाउंट ही होते हैं। ये हो गया पहला सिनेरियो, प्री पेमेंट वाला। अब जिन लोगों को तो ये एक्रूअल प्रीपेमेंट ना पहले इन्होंने ढंग से पढ़ा था, और जब पहले ढंग से पढ़ा ही नहीं था तो फिर 2 दिन में क्या समझा दूंगा, तो वो अब ऑनवर्ड आज वाली क्लास इग्नोर करना, परेशान नहीं होना। एक्रूअल प्रीपेमेंट के बगैर जिंदगी खत्म नहीं हो जाएगी। अगर आपसे टी अकाउंट की कैलकुलेशन नहीं हो रही तो दफा करें। है जी, क्या हो गया? इस चैप्टर से आपका FR 1 कह रहे पास नहीं होगा, हो जाएगा, हो जाएगा। अगर आपको ये ओपनिंग प्रीपेड और क्लोजिंग प्रीपेड नहीं निकालना आ रहा ना, तो कोई बहुत महरूमी नहीं है इसमें। क्या हुआ? तो पॉइंट क्या आपका? नहीं तो अब इसका एंड क्या समझूं, मतलब ये समझ आया नहीं आया, क्या कहना चाह रहे? जिनको नहीं आया मैं बता रहा हूं, एक्रूअल ओपनिंग प्रीपेड क्लोजिंग प्रीपेड निकालना जिंदगी का वाहिद मकसद नहीं है। ये एक छोटा सा सेगमेंट था। अगर आपको ये ओपनिंग और क्लोजिंग प्रीपेड कैलकुलेशन वाली बात नहीं समझ आ रही ना, तो इसको इग्नोर कर देना, टोटली इग्नोर कर देना। आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे आपके हाथ पांव पक्के होते जाएंगे FR 1 के अंदर, जिन सवालों में जब कभी जाके इस काम की जरूरत पड़ी जाएगी, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना बढ़ चुका हुआ होगा कि फिर आप हैंडल कर लेंगे। तो इसलिए जिनको ये बातें समझ नहीं आ रही वो समझे हम तो 1 हफ्ता शुगर लगा रहे थे। जब अगली क्लास कल से पढ़ना शुरू करेंगे तो आप समझिएगा बस अब है जो FR 1 शुरू हो रही। ये मिटा दूं सवाल? अच्छा, अब बड़ी सीरियसली सिर्फ मैं उन लोगों से सवाल कर रहा हूं जिनको अभी पल्ले पड़ा मैंने क्या कहा। किन से कर रहा हूं मैं? अकाउंटिंग तो चलो पढ़ी ही थी, लेकिन ये जो 2 दिन किया इसके भी कुछ पल्ले पड़ा, ये क्या कर रहे हैं? मैं उनसे सीरियस सवाल कर रहा हूं। अगर तो आपको ये एंड रिजल्ट तक
ये जो मैंने टी अकाउंट बनाया कि सिंगल अमाउंट है, आप इसको याद रख लें। फिर ओपनिंग क्लोजिंग प्रीपेड कैलकुलेट कैसे करना है, डायरेक्ट कैलकुलेशन समझ आ गई। अगर तो यहाँ तक सब समझ आया है तो मैं जो पेमेंट इन बाद वाला केस है, अभी क्या कर रहे थे हम, अब है बाद वाला केस, क्या मैं उसका एंड रिजल्ट डायरेक्टली इस टी अकाउंट की शक्ल में ही बता दूं या एंट्री से लेके आऊं? एंड रिजल्ट बता दूं? अच्छा, ये उनसे बात हो रही है जो वाकई जाग रहे हैं और सीख भी रहे हैं जी। जी जल्दी से एंट्रीज करा दो। अच्छा चले, मैं सिर्फ एंट्रीज बता के, ताकि जिनको एंट्रीज भी चाहिए थी मैं एंट्रीज भी दिखा दूं, ज्यादा टाइम एंट्रीज पे नहीं लगाऊंगा, और एंड रिजल्ट दिखा दूं, ठीक है? क्योंकि हम बहरहाल इंट्रो नहीं पढ़ रहे, और जिनको बिल्कुल भी कुछ जिंदगी में असर नहीं पड़ रहा वो कल से जागिएगा। नंबर 1 हेडिंग दी थी मैंने, क्या? अब मैं कह देता हूं कि पेमेंट इन एरियर्स। इसका मतलब होता है कि टाइम जिससे रिलेट कर रहा है उसके एंड पे जाके पेमेंट होगी। एक एग्जांपल से क्विकली एंट्रीज गुजारता हूं, जितनी समझ आती जाए, फिर एंड रिजल्ट जो इसका बनाया था वो उसका एंड रिजल्ट बना दूंगा। साल के दौरान जब भी पेमेंट होगी, साल के दौरान जब भी पेमेंट होगी, एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, कितनी अमाउंट से? जितनी पेमेंट हो रही है। साल के एंड पे जाके देखेंगे क्या जो फॉर द ईयर बनता था वो पे हुआ है या नहीं हुआ है, और इस सिनेरियो में यकीनन नहीं हुआ होगा, तो हमें फिर ईयर एंड पे उसका एक पेएबल खुद क्रिएट करना पड़ेगा, एक्सपेंस डेबिट, और एक्सपेंस पेएबल का वर्ड ये भी ठीक है, और इसकी जगह एक टर्म इस्तेमाल होती है एक्रूड एक्सपेंस, ये भी ठीक है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का वर्ड यूज होता है, वो भी ठीक है। ये किस अमाउंट से? जो भी रहती है, जो इस साल में यूज हो चुका, पे बाद में होगा, ये उस अमाउंट से। और ये एंड पे क्रिएट की गई एंट्री होती है जो अगले साल के शुरू में रिवर्स कर दी जाती है, क्योंकि अगले साल तो उसने पे हो ही जाना है और पेमेंट के नाम से एक्सपेंस में आ ही जाना है, तो इसलिए यही चीज अगले साल जाके रिवर्स कर दी जाएगी। तो इसी तरह इस तरह की एंट्री जो पिछले साल की हुई थी वो इस साल के शुरू में रिवर्स कर दी जाएगी। एक्सपेंस पेएबल डेबिट, कैश नहीं, एक्सपेंस कह रहा हूं, इसको रिवर्स करना है। ये प्रोसीजर चलता है पूरा साल। दोबारा, जो साल के दौरान जितना पे होगा, हिसाब किताब किए बगैर कि पिछले साल का है कि इस साल का है, एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। साल के एंड पे जितना इस साल यूज हो चुका लेकिन पे नहीं हुआ, एक्सपेंस डेबिट पेएबल क्रेडिट, और इसी चीज को अगले साल सुबह सुबह रिवर्स कर दिया जाता है। ये एंट्रीज का प्रोसीजर है। अब जो टी अकाउंट यानी एंड रिजल्ट निकाला था, इसमें भी असल में 2 अकाउंट्स बन रहे होंगे, असल में 2 अकाउंट्स बन रहे होंगे। कौन कौन से? एक्सपेंस का और पेएबल का। लेकिन जिस तरह पहले बताया कि एग्जाम में वर्किंग में टाइम बचाने के लिए एक अकाउंट से काम चल जाएगा, जो मैंने कहा था इसका एंड रिजल्ट है, तो वो एंड रिजल्ट ये है कि इस साइड पे आया करेगा ओपनिंग पेएबल या ओपनिंग एक्रूड कह लें इसको, इस साइड पे आया करेगा क्लोजिंग एक्रूड,
पेमेंट वैसे ही तरतीब रहेगी, और इसी तरह से यहां पर एक्सपेंस हुआ करेगा। ये फॉर्मेट याद कर लें। और इसकी कैलकुलेशन के हवाले से जिस तरह पहले मैंने बताया था, इतना याद रख लेना चाहिए कि ये फिगर कैसे कैलकुलेट होगी। इसको ऐसे कह लेते हैं कि पोर्शन ऑफ नेक्स्ट ईयर्स पेमेंट यूज्ड इन करंट ईयर, यानी वो जो अगले ईयर्स में पेमेंट होनी है उसमें से जो इस महीने इस्तेमाल कर लिया, इस साल इस्तेमाल कर लिया। इन अदर वर्ड्स, इस साल इस्तेमाल हो चुके पीरियड का वो अमाउंट जो अभी तक पे नहीं हुई। इसको उल्टा है तो ऐसे कह लें, चाहे जो हमने इस साल सर्विस यूज कर ली लेकिन पैसे नहीं दिए, ये वो है। और इसी तरह पिछले साल के साथ जो मामला था, ये वो है। और ये क्या फिगर है? जो साल पे किया और जो एक्सपेंस फॉर द ईयर वैसे बनता है। इसका भी एक सवाल कर दें, इसको नोट कर लें और इसका भी एक सवाल कर दें। क्या जी? जो इस साल हमने पैसे दिए हैं उनका वो हिस्सा जो पिछले साल इस्तेमाल हो गया था, ये वो। या ऐसे कह लें कि जो पिछले साल सर्विस यूज कर चुके हुए थे लेकिन तब तक पैसे नहीं दिए हुए थे, ये वो। चलें इसके लिए भी एक सवाल लिख लें। आप रिलेट कर पाएंगे सिर्फ इसलिए कह रहा हूं, जो पिछला सवाल अभी लिखा था ना, सेम वही सवाल है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि उसमें पेमेंट हो रही थी 12 महीने के शुरू पे, अब हो रही होगी 12 महीने के एंड पे, यानी 30 अप्रैल को। पिछले सवाल में क्या था? 96,000 किस दिन पे हुआ था? 1 मई 19 को। अब मैं कह रहा हूं कि 96,000 कब पे हुआ? 30 अप्रैल 20 को। इसी तरह 102 कब पे हुआ? 30 अप्रैल, अब 30 अप्रैल 21 को। दोबारा सुने, जो सवाल अभी पहले लिखवाया था ना, सेम सवाल है, बस फर्क सिर्फ ये है कि जो इंश्योरेंस प्रीमियम 96,000 1 मई 19 को पे हुआ था, अब मैं कह रहा हूं कि वो 30 अप्रैल 20 को पे हुआ। जो 102,000 1 मई 20 को पे हुआ था, अब मैं कह रहा हूं कि 30 अप्रैल 21 को पे हुआ। मैं कह रहा हूं जनाब कि 30 अप्रैल 20 और 30 अप्रैल 21, इसका 96,000 था, इसका 102 था। पिछले सवाल में 96 कब पे हुआ था? अब मैं कह रहा हूं कि यहां पे हुआ। ये कब पे हुआ था? यहां। अब मैं कह रहा हूं कि इस दिन पे हुआ। अब इस सब है 84 था। अच्छा सॉरी, 84 था। ये ठीक है, ये ठीक है। चलिए
ये 84 था, ये 102 था। तो सेम डाटा है, सिर्फ मैंने पेमेंट की डेट बदल दी। अब करिए 2020 का अकाउंट। नहीं करना सवाल कंफ्यूजिंग हो। सवाल रिपीट कर देता हूं जिनको सवाल नहीं समझ आया। जो पहले सवाल लिखा था मैंने सारा कुछ सेम लिखा है, सिर्फ और सिर्फ तब मैंने सेंटेंस बोला था कि इंश्योरेंस प्रीमियम की पेमेंट कब होती है। क्या लिखवाया था यार, को बोले भी तो सही ना, कब होती है, क्या लिखवाया था? उन 12 महीनों के एडवांस में पे होता है। अब मैं कह रहा हूं कि उन 12 महीनों के एंड पे होता है। यानी जिस 12 महीने से रिलेटेड ये 84,000 है, ये पे हुआ है 30 अप्रैल 20 पे। जिन 12 महीनों से रिलेटेड ये 102,000 है, ये पे हुआ है 30 अप्रैल 21 पे। सिर्फ मैंने ये चीज बदली है, बाकी डाटा सवाल का वही है। $84,000 किस दिन पे हुआ है? 102 किस दिन पे हुआ है? इसको पेमेंट इन एरियर्स भी कहते हैं कि बाद में। ये क्या फिगर निकालूं?
कैसे, क्या करें? अच्छा, उससे पहले चले मैं इधर आपको बताता हूँ, यहाँ क्या लिखूं? 84,000। इसका वो हिस्सा जो पिछले साल से रिलेट कर रहा है, यानी ये पिछले साल यूज हो चुका था ना, तो ये बीडी है, यानी कितने महीने? 8 महीने। 56। सीडी क्या रखूं? इस साल इस 102 में से ये यूज हो चुके हैं ना, पेमेंट होनी है इसने बाद में, इसमें से इतने महीने यूज हो चुके हुए हैं, ये हो जाएगा क्लोजिंग 102,000 8/12 कितना? 68,000। एक्सपेंस ये अब भी वही 96 आ गया, पहले भी 96 था। नहीं, पहले 96 नहीं था, तो अब भी यही क्यों आ गया? क्योंकि इसमें से पीरियड रिलेट तो ऐसे ही कर रहा है। तो यही तो कॉन्सेप्ट है एक्रूअल कॉन्सेप्ट के, पैसे चाहे पहले जाएं चाहे बाद में जाएं, एक्सपेंस वो है जिसका फॉर द पीरियड ताल्लुक है, तभी तो ये सेम 96 आ रहा है। अच्छा, अब ये जो एक्सपेंसेस के दो हमने केसेस देख लिए, इन दोनों का मैंने आपको एक फॉर्मेट बता दिया कि याद रख लें। इन दोनों का मिला के एक और बना देते हैं, इन दोनों को भी दफा करें। हाँ, इन दोनों को भी छोड़ें, एक और कंबाइन बना लेते हैं। ये आखिरी याद रख लें जिसमें दोनों कवर हो रहे हैं। ये है अल्टीमेटली, ये जो अब बना रहा हूं, ये है जो हमें सवालों में वर्किंग में काम आएगा। अगर इस आइटम से रिलेटेड कोई ओपनिंग प्रीपेड हुआ तो इस साइड पे, अगर कोई ओपनिंग एक्रूड हुआ तो इस साइड पे। अगर इस आइटम से रिलेटेड कोई क्लोजिंग प्रीपेड हुआ तो इस साइड पे। ये जो अब बता रहा हूं ना, ये फाइनल शक्ल है जो आपको कैश फ्लो वाले चैप्टर में और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में बहुत शदीद काम आनी है, तो इसलिए कम से कम इसको याद रख लें आप। और अगर इस आइटम से रिलेटेड क्लोजिंग एक्रूड हुआ तो इस साइड पे। और पेमेंट्स फॉर द ईयर इस साइड पे। और एक्सपेंस फॉर द ईयर इस साइड पे। बस ये कंक्लूजन याद रख लें, ये हमें सवालों में वर्किंग के तौर पे काम आ सकता है। जो आपको मैंने एक्सपेंसेस के हवाले से दो सिनेरियो बताए, ये उनका निचोड़ है। एक जल्दी से रिवीजन, ये क्या चीज होती है? वो तो नजर आ रहा है, कैलकुलेट कैसे होता है? जो पिछले साल पेमेंट की थी यूज इस साल में हुई है, शाबाश। जो इस साल पेमेंट हुई है यूज अगले साल होगी, जबरदस्त। जो इस साल पेमेंट हुई है, जो इस साल यूज हो गया है, पेमेंट अगले साल जाएगी। जो पिछले साल यूज हुआ था, पेमेंट इस साल आ गई। बस ये थी बात है। अच्छा, अब एक हौसले वाली बात दोबारा सुनिएगा। देखें, अगर तो ये मैं सबके लिए बात कर रहा हूँ, सबके लिए। पहले तो मैंने कहा था ना, सिर्फ वो लोग बता दे जो जिनको समझ आ रही है। मैं सबसे बात कर रहा हूँ, कैमरे के पार दुनिया से भी, और जो यहाँ बैठे हैं वो भी। चूंकि एक मिक्स्ड किस्म के लोग, कौम यहाँ बैठी है, कुछ वो हैं जिन्होंने इंट्रो बाकायदा पढ़ के पास किया हुआ है, कुछ वो हैं जिन्होंने इंट्रो पढ़ा ज़रूर था
लेकिन दरमियान में छोड़ दिया था। कुछ वो भी होंगे जिन्होंने पेपर बहरहाल इंट्रो का दिया हुआ है। ये डिफरेंट तरह के लोग यहाँ हैं। मैं आपको पढ़ा तो FAR1 ही रहा हूं, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। मैंने आपको FAR1 का ही सारा सिलेबस जीरो से पढ़ाना है, जीरो से। चूंकि एक प्रॉपर इंट्रो नहीं पढ़ी हुई थी आपने कई लोगों ने, तो मुझे मजबूरन ये 5-6 क्लासेस में कुछ चीजें कम अज कम इंश्योर करनी थी। अगर ये वाकई सारे वो बच्चे होते जिन्होंने इंट्रो पढ़ के अच्छे तरीके से मेहनत दे करके या तो पेपर पास किया होता या कम से कम पेपर दे आए होते, तो फिर मैं ये सब ना करता। मैं पहले ही I16 से स्टार्ट कर लेता, यानी मैं सीधा सीधा FAR1 ही शुरू करता। लेकिन इस कंफ्यूजन की वजह से कि कुछ ने पढ़ा है कुछ ने नहीं पढ़ा है, तो बेटा मुझे कुछ चीजें अपनी तसल्ली के लिए इंश्योर करनी थी कि आपको पता है कि नहीं पता। इसलिए मैंने पहले आपको डबल एंट्री का एक सारा सिस्टम सामने लेके आया। उसमें जहां जहां कुछ कच्चा कच्चा था, कोशिश की थी कि वो पक जाए। कम से कम जो नाम मैंने आगे इस्तेमाल करने हैं, टी अकाउंट्स, लेजर अकाउंट्स, तो आपको पता हो कि अच्छा टी अकाउंट्स, एक तो ये रिवाइज करना था। दूसरा, हमें कुछ चैप्टर्स में मैंने नाम लिया है, एक कैश फ्लो स्टेटमेंट नाम का चैप्टर पढ़ना है हमने, और एक हमने पढ़नी है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इन दोनों चैप्टर्स में सवालों की वर्किंग्स करते हुए हमें इसकी मदद की जरूरत पड़ जानी है। तो मैंने आपको ये चैप्टर भी रिवाइज करवाया। चूंकि जीरो से बिल्कुल रॉ समझ के रिवाइज नहीं करवाया, तो इसलिए आपको कुछ चीजों में लग रहा होगा कि पता नहीं क्या हो रहा है। उसकी वजह यह होती है कि जब एक चीज बिल्कुल जीरो से बेस बना के नहीं चलाई जा रही, सिर्फ मेन बातें बताई जा रही हैं, तो हो सकता है आपने किसी और स्टाइल से, किसी और तरीके से पढ़ा हो ये सब कुछ। चूंकि वो बातें मैच नहीं खा रही थी, तो आपकी शक्लों पे नजर आ रहा था। अब इसका एंड रिजल्ट ये है कि अगर तो इन 5 क्लासों में आपको कुछ भी नहीं, सब कुछ ओके क्लियर है, तो बहुत अच्छी बात है। फिर भी हम कल से FAR1 प्रॉपर शुरू करेंगे। लेकिन अगर आपको बीच बीच में से चीजें, चूंकि आपने डिफरेंट तरीके से पढ़ी हुई थी, और अगर आपको बीच में सिर पैर नहीं समझ आया, इग्नोर कर दें, दिल पे मत लें। FAR1 कल हम जीरो से शुरू करें। अब जो यहां से मैं कम से कम चाहता हूं कि आप इस एक्रूअल प्रीपेमेंट से लेके जाएं, वो ये टी अकाउंट तो कम से कम याद हो आपको। अब आपने डबल एंट्रीज ऐसे पढ़ी थी, नहीं पढ़ी थी, पता नहीं, आपने जैसे पढ़ा होगा यकीनन सर ने सही पढ़ाया होगा, कंफर्म सही पढ़ाया होगा, लेकिन किसी और तरीके से शायद पढ़ाया हो, इसलिए उसमें हम बहस ही नहीं करते। बस ये एंड ऑब्जेक्टिव है मेरा, ये आप कम से कम याद करके जाएं, ठीक है। और इसी तरह से इसका रेप्लिका, ये तो एक्सपेंस हो गया ना, इसी की एक इनकम वाली शक्ल है, वो भी याद करके जाएं। इनकम वाली शक्ल ये बनेगी, अगर इनकम है, रेंट इनकम है, इंटरेस्ट इनकम है, कोई भी ऐसी जिसका ताल्लुक इस तरह टाइम से है, तो जिस तरह के नाम यहां एक्सपेंस से रिलेटेड है, उसी तरह से अगर हमारी इनकम हमें कोई एडवांस में मिल चुकी होती है, लायबिलिटी, तो वो इस साइड पे आएगी। अनअर्न भी कहते हैं उसको, ओपनिंग एडवांस कह लें, अनअर्न कह लें। और अगर कोई इनकम पिछले साल बन चुकी थी, अर्न हो चुकी थी, कैश नहीं मिला था, उसको रिसीवेबल कहते हैं। इसी तरह इस साल के एंड पे अर्न हो चुकी है लेकिन अभी तक कैश नहीं मिला, क्लोजिंग रिसीवेबल। या फिर इस साल में पैसे मिल चुके हैं, असल में अगले ईयर में अर्न होगी, क्लोजिंग एडवांस। इन अकाउंट्स का शदीद इस्तेमाल होगा जब हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और कैश फ्लो के सवाल किया करेंगे। कैश फ्लो में फिर कम होगा, नॉन प्रॉफिट में ज्यादा इस्तेमाल होगा इसका। एक्सपेंसेस तो होते हैं पे, ये क्या होती है, रिसीव, वो इस साइड पे आएंगे। और इनकम फॉर द ईयर इस साइड पे आएंगे।
ये दोनों अकाउंट्स आपको याद होने चाहिए। अब से ऑनवर्ड ये चलेगा कि मैं आपको प्रॉपर FR1 हम कल से शुरू कर रहे हैं, और चूंकि वो मैं ज़ीरो से ही पढ़ा रहा हूँगा तो फिर एक तरीके से लेके चलूँगा। अभी चूंकि बीच बीच में से चीज़ें आनी जानी थी तो उसमें कहीं पर फ्रिक्वेंसी मिल गई, कहीं फ्रिक्वेंसी नहीं मिली, लेकिन अब हम ज़ीरो से ही पढ़ेंगे। और प्रैक्टिस के लिए पास्ट पेपर्स और कुछ खुद बनाए हुए सवाल ये मैं ही आपको दे रहा हुआ करूँगा। तो हर चैप्टर के शुरू में मैं बता दिया करूँगा, आप कॉपियर से उसका नोट्स ले लिया करेंगे। तो कल से इंशाल्लाह हम IAS 16 शुरू कर रहे हैं। आप IAS 16 के नोट्स कॉपियर से ले लीजिएगा, आज ही ले लीजिएगा चाहे कल ले लीजिएगा, लेकिन कल से आपके पास अब IAS 16 के नोट्स हों। और ये जो ऑनलाइन वाली फॉर्म है मैं इनको हर कोर्स में वो नोट्स PDF की फाइल की शक्ल में रख दिया करूँगा। अब से ऑनवर्ड हम ज़ीरो से ही पढ़ने लगे हैं। अब मैं ही चूंकि सब्र करो यार, अब मैं ही चूंकि आपको बिल्कुल जो बता रहा हूँ मुझे पता होगा कि मैंने ज़ीरो से कैसे लेके चलना है, तो अब आप ज़रूर पूछें जो आपने पूछना होगा। अब हम प्रॉपर FR1 कल से शुरू करेंगे। जी बताएं। हाँ जी, ये रिपीट कर दूं? नहीं, इसमें आपने को पॉइंट पूछना है या पढ़ के बता दूं क्या? साल के दौरान हमें जितनी भी रिसीव हुई ये वो है। जैसे एक्सपेंस पे करते थे, इनकम रिसीव करते हैं, तो जितना कैश मिला होगा ये वो है। जितना कैश पे किया होता था, जितना कैश मिला, ये क्या था? जो इस साल सर्विस ले चुके, पैसे नहीं दिए। दोबारा इससे मैं कॉपी करके बता रहा हूं। ये क्या है? एक्सपेंसेस है ना, पे होते हैं। रेंट पे ली हुई जगह है, किराया देते हैं। रेंट पे दी हुई जगह है, किराया आता है। रेंट एक्सपेंस, रेंट इनकम। ये क्या है? जो पेमेंट फॉर द ईयर की, जो कैश रिसीव फॉर द ईयर हुआ। वो सर्विस, वो बेनिफिट जो यूज कर चुके, पैसे अभी नहीं दिए। वो इनकम जो अर्न कर चुके, पैसे अभी नहीं लिए। ये लायबिलिटी है, ये एसेट है। दोबारा, जो हम सर्विस यूज कर चुके, हमने एक्सपेंस का बेनिफिट ले लिया, पैसे अभी नहीं दिए, ये क्लोजिंग एक्रूड है। लायबिलिटी है, एसेट है। हम जो सर्विस दूसरे को दे चुके, हम जो अर्न कर चुके, हलाल हो चुका हमारे लिए, पैसे अभी नहीं मिले, क्लोजिंग रिसीवेबल है, एसेट है। और यही अगले साल, तो यही अगले साल ओपनिंग रिसीवेबल। ठीक है, अच्छा। पैसे हम पहले ही दे चुके, अभी बेनिफिट अगले साल लेना है। पैसे हम पहले ही ले चुके, सर्विस अगले साल देनी है। एसेट, लायबिलिटी, ये लायबिलिटी है। और यही अगले साल ओपनिंग होगी। और जो फॉर द 12 महीने हमारी इनकम अर्न की, ये वो है। जो 12 महीने हम बेनिफिट ले चुके, ये वो एक्सपेंस। लायबिलिटी है, एसेट है। इस एडवांस को डेफर्ड इनकम भी बोल सकते हैं,
इसको अनअर्न्ड इनकम भी कह सकते हैं। एडवांस, डेफर्ड, अनअर्न्ड एक ही बात है। रिसीवेबल, बस याद हो गई बातें, लिख लें यार, काम की बात है। एडवांस, डेफर्ड, अनअर्न्ड एक ही बात है, ये लायबिलिटी है। रिसीवेबल, एक्रूड एक ही बात है। रिसीवेबल या एक्रूड एक ही बात है। इनकम रिसीवेबल या इनकम एक्रूड एक ही बात है। एडवांस इनकम, अनअर्न्ड इनकम, डेफर्ड इनकम एक ही बात है। एडवांस, अनअर्न्ड, डेफर्ड एक ही बात है। इनकम रिसीवेबल, इनकम एक्रूड एक ही बात है। ये तो खैर प्रीपेड एक्सपेंस ही होता है। एक्रूड एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एक्सपेंस पेएबल, एक्सपेंसेस ड्यू एक ही बात है। एक्रूड एक्सपेंस, एक्सपेंस पेएबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एक्सपेंसेस ड्यू एक ही बात है। कल जीरो से और नई फिक्र जोश वलवले के साथ कल FR1 शुरू कर रहे हैं, ठीक है? कल मुलाकात होगी।